चलिए भाई, जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे 9th क्लास का विज्ञान। आज का 9th क्लास का विज्ञान 9th क्लास में जो विज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। आज उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो क्लास 9th का विज्ञान है वह 3 भागों में बटा है। पहला भाग है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आज हम जो देखेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का परिचय, उसमें क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर। फिर उसके बाद हम रसायन पढ़ेंगे, फिर जीव पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, रसायन को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। देखिए कौन कौन से भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है भौतिक विज्ञान में गति या मोशन, दूसरा है बल या गति के नियम, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, चौथा है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, ध्वनि, साउंड। 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर पढ़ने हैं हम लोग को। तो पहला चैप्टर हमारा गति है या मोशन। आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर भौतिक विज्ञान में अगर आज का टॉपिक है गति। क्या है? गति। गति करने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए? एक वस्तु चाहिए। वस्तु में हम क्या मान सकते हैं? जैसे मार्कर हुआ, क्या है? एक वस्तु है। अपने आप को भी हम मान सकते हैं वस्तु है। हमारा जो बोर्ड है वह भी वस्तु है। एक कण भी क्या है? वस्तु है। छोटे छोटे कण भी क्या है? वस्तु है। हम कोई ब्लॉक ले लेंगे, ये भी क्या है? एक वस्तु है। तो ये इस वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हम क्या करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति का सहायता लेंगे ना। मोशन। तो निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं, इसे कहते हैं एक्स एच, इसके लंबवत होती है वाई एच, एक्स एच की लंबवत होती है वाई एच, और इन दोनों की लंबवत होता है जेड एच। जैसे बच्चों, ये हमारी उंगली है, इसे कहेंगे एक्स एच, इसे कहेंगे वाई एच, और जो आपके सामने वाली उंगली है मध्यमा, इसे कहेंगे जेड एच। और यहाँ पे एक मूल बिंदु होती है, मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, किसी वस्तु को कैसे दर्शाते हैं नहीं? मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ पे है, और निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए एक्स पहले, फिर उसके बाद वाई, इस तरह। तो मान लीजिए आपकी वस्तु 7,4 पे है। कितने पे है? 7। तो जो 7 है एक्स अक्ष पे चलेंगे। कितना चलेंगे? एक्स अक्ष पे यहाँ से चलेंगे मूल बिंदु से 7, और मूल बिंदु से चलेंगे ऊपर 4, वस्तु के बराबर नहीं। वस्तु हमारी कहाँ है? 4 पे। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारी वस्तु अभी यहाँ पे है, 1 घंटे बाद हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं हमारी वस्तु इसी स्थिति में है। फिर आ रहे हैं, कुछ घंटे बाद देख रहे हैं हमारी जो वस्तु है इसी स्थिति पे है। मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। इसका मतलब है हमारी वस्तु विरामावस्था में है। किसमें है? विरामावस्था में। अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे कोई चीज, समय के साथ कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो हम क्या कहेंगे? वह विराम में है। क्या है? विराम में है।
या विरामावस्था में है। जैसे बच्चों आपका घर क्या होता है, आप चाहे सुबह में आए, सुबह में स्कूल आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आपका घर वहीं पर रहता है। आपके घर की हैंडपंप या पानी वाली टंकी जब भी जाते होंगे तो आपकी टंकी जहाँ पे है वहीं पे रहती है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब जाएं तब वहीं पे मिलेगी। तो क्या है, अपनी स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, इसका मतलब है वह विरामावस्था में है। जैसे और बहुत सी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, वो भी अपनी स्थिति बदलते नहीं, तो क्या है, विरामावस्था में है। आपका कॉलेज क्या है, विरामावस्था में है। आपका घर भी क्या है, विरामावस्था में है। आप सुबह जब कहीं जाते हैं फिर शाम को घर पहुंचते हैं तो आपका घर भी वहीं पर रहता है। मतलब समय के साथ जो भी वस्तुएं हैं अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करें, इसका मतलब वो विरामावस्था में है। इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर मान लीजिए T1 समय में है, यहाँ पे अगर यही वस्तु कहाँ चली जा रही है, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जा रही है, कहाँ पे, T2 समय में कहाँ पहुंच जा रही है, यहाँ पे। मान लीजिए इसकी स्थिति क्या है, 11.4 मान लेंगे। मतलब अब मूल बिंदु से कहाँ पहुंच रही है, 11। मूल बिंदु से कहाँ जा रही है, 11। और जो एक्स अक्ष पे कितने जा रही है, वाई ही है, एक्स अक्ष पे 4 पॉइंट नहीं। मतलब अब समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति बदल दी या अपनी स्थिति में परिवर्तन ला दी, तो इसका मतलब है हमारी वस्तु गति की अवस्था में है। किसमें है, गति की अवस्था में। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कहते हैं वह गति की अवस्था में है या गतिमान है। क्या है, गतिमान है। T1 समय पे यहाँ पे थी, लेकिन T2 समय पे कहाँ पहुंच गई, कुछ समय बाद यहाँ पे चली गई। इसका मतलब है क्या है, हमारी वस्तु गति में है, गति की अवस्था में है। जैसे बच्चा चलती हुई बस, रोड पे दौड़ता हुआ बालक, क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, क्या है, गति की अवस्था में। उड़ती हुई पक्षी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये सब क्या होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं। आज मान लीजिए दिल्ली से कोई हवाई जहाज उड़ी और आके कहाँ गई, पटना गई, तो क्या हो रही, गति कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान आ रही है, इसका मतलब वो गति की अवस्था में है। तो हम देखेंगे गति, समझ गए होंगे आप लोग कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति अब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अब तो जैसे दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई ट्रेन, सड़क पर दौड़ती हुई वाहन, ये सब क्या है, गति की अवस्था में है, अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। जैसे जाना है आजमगढ़ से मऊ, आजमगढ़ से कोई बस चल रही है, आजमगढ़ से बनारस, आजमगढ़ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आजमगढ़, ये सब क्या है, गति की अवस्था में है, अपनी स्थिति बदल रही है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो अब देखेंगे गति। तो गति की परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं वस्तु क्या है, गतिमान कही जाती है या गति की अवस्था में कही जाती है। इतना आप लोग नोट करिए, फिर अगले टॉपिक चलते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है। गति क्या है, एक गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। मान लीजिए बच्चों क्या है कि आप कहीं घूमने जाते होंगे, तो कभी बस से जाते होंगे या ट्रेन से जाते होंगे, क्या होता है, मान लीजिए आप ट्रेन में इसी तरह जा रहे हैं, ट्रेन आपकी है, क्या है, ट्रेन है, या बस मान लीजिए, तो ट्रेन है हमारी, क्या है, ट्रेन है, चल रही है। ट्रेन में मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी, और प्लेटफार्म हमारा यहाँ पे है, प्लेटफार्म है, क्या है, प्लेटफार्म। यहाँ पे सी खड़ा है, कौन खड़ा है, सी खड़ा है।
आगे जा रही है इस दिशा में। तो क्या होता है, यहाँ पे तुलना की जाती है। जैसे ए कह रहा है कि ए विरामावस्था में है, अरे ए कह रहा है बी विरामावस्था में है, ए बी को कह रहा है ए बी विरामावस्था में, विराम में है। लेकिन सी कह रहा है बी गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है। सी क्या है, गति की अवस्था में है। दिखा दिया ए का कहना है कि ए कह रहा है बी के बारे में कि विरामावस्था में है, लेकिन सी कह रहा है नहीं गति की अवस्था में। जैसे ये दोनों ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं और साथ में बैठे हैं, आमने सामने हैं, तो बस चल रही है, लेकिन ये दोनों अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं, एक ही आमने सामने बैठे हैं। तो ये देख रहा है कि ये बी के सामने है, बी देख रहा है ए इसके सामने है, तो इनके साथ ए कह रहा है कि विरामावस्था में, लेकिन सी कह रहा है नहीं गति की अवस्था में, क्योंकि प्लेटफार्म से बस अब जा चुकी है। अगर देखा जाए तो प्लेटफार्म से इनकी दूरी कुछ दूर चले होंगे, तो सी कह रहा है कि गति की अवस्था में, बी क्या है गति की अवस्था में। तो दोनों व्यक्तियों की जो बातें हैं वो सही है, दोनों व्यक्तियों की बातें जो हैं सही है। ए कह रहा है कि बी गति विरामावस्था में, लेकिन सी कह रहा है कि नहीं गति की अवस्था में। दोनों की बातें क्या है सही है। इसे कहते हैं गति क्या है, गति एक सापेक्ष पद है। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे बच्चों सबसे आसान भाषा में, ये हमारी बस है या ट्रेन है ना, क्या है बस, इसमें कोई कुछ व्यक्ति बैठे हैं, चलिए मान ले ट्रेन है या बस मान ले रहे हैं, बस है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है और इसके पीछे क्या, इसके नीचे क्या है, इसके अगल बगल पेड़ देखते हैं, आप लोग बैठ के आते हैं, पेड़ रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, घास है, क्या है घास। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां बैठा है और आपकी बस किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। जब आपकी बस इस दिशा में जा रही है तो आप देखते होंगे कि जब गाड़ी चलती है या ट्रेन या बस कोई है, जब सामने चलती है तो उसके जो पेड़ पौधे जो किनारे जाते हैं, लगता है कि वो भी क्या है गति कर रहे हैं, पीछे की तरफ इस दिशा में जा रहे हैं और पेड़ पौधे इस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में, इस दिशा में जा रहे हैं। तो जो इसमें बैठा व्यक्ति, उसे लगता है कि पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब किस दिशा में, हमारे उल्टी दिशा में, हम जा रहे हैं इधर और पेड़ पौधे जा रहे हैं उल्टी दिशा में, हमारे पीछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं, इनके सोचने समझने ऐसा लगता है। लेकिन अगर इसी पेड़ के बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो कहेंगे, उससे पूछा जाए तो कहेंगे कि नहीं ये पेड़ पौधे क्या है, विरामावस्था में है, ये चल नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं। लेकिन इस बस में बैठे हुए व्यक्ति क्या कहेंगे कि ये पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। कि दोनों की स्थिति, दोनों का कहना सही है। अगर क्योंकि अगर जब बस यहाँ पे है और कुछ देर बाद यहाँ चली जाती है तो इनको लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं। लेकिन अब फिर अगर इस व्यक्ति से पूछा जाए तो ये कहेगा कि नहीं पेड़ पौधे क्या है, विरामावस्था में। इसका मतलब है दोनों व्यक्तियों का कहना सही है। तो गति क्या है, गति एक सापेक्ष पद है। गति क्या है, एक सापेक्ष पद है।
गति क्या है, एक सापेक्ष पद है। जैसे बच्चों अभी दिखा रहे हैं, जैसे अभी आप देखते होंगे एक एक रोड से दो मित्र एक साथ साइकिल चलाते जा रहे हैं और उनकी जो स्पीड है एकदम सेम है। दोनों व्यक्ति, मान लीजिए ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों साइकिल चलाते जा रहे हैं, दोनों की स्पीड बराबर है और दोनों एक दूसरे के सामने, वो उसको देख रहा है तो क्या है, उसके बराबर चल रहा है, वो भी उसको देख रहा है सामने से, वो भी दोनों एक दूसरे के सामने चल रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि हमारी स्थिति एकदम सेम है, बदल नहीं रही है। उनको लग रहा है हम विरामावस्था में, ये सोच रहा है विरामावस्था में, सोच रहा है विरामावस्था में है। लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति से ही पूछा जाए कि ये दोनों व्यक्ति क्या है, विरामावस्था में, गति की अवस्था में, ये कहेगा, ये व्यक्ति कहेगा गति की अवस्था में। क्या कहेगा, गति की अवस्था में। उसी तरह जो हमारा क्वेश्चन था, तो बी क्या था, जो तीन व्यक्ति थे, ए के सापेक्ष बी, ए के सापेक्ष गति की अवस्था में, क्या है, गति की विरामावस्था में था, क्या था, विरामावस्था में। तो क्योंकि दोनों ट्रेन में बैठे थे, विरामावस्था में है। लेकिन बी सी के सापेक्ष क्या है, सी के सापेक्ष गति की अवस्था में, अवस्था में है। कौन, जो ए था, बी ए के सापेक्ष क्या है, विरामावस्था में, और सी के सापेक्ष क्या है, गति की अवस्था में। क्योंकि आप समझोगे कि वो ट्रेन में बैठा है तो उसकी स्थिति बदल रही है सी की सापेक्ष, लेकिन बी की सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी की स्थिति नहीं बदल रही है, तो विरामावस्था में है। जैसे ट्रेन में ये ट्रेनियां थी ना, चाहे बसा थी, तो ए बी बैठे हैं, आप समझ लीजिए। फिर देखिए ए के सापेक्ष बी की स्थिति बदल नहीं रही है, तो ये कहेगा विरामावस्था में। लेकिन सी की सापेक्ष, सी कहीं खड़ा है, ट्रेन आगे निकल जाएगी तो इसकी स्थिति बदल जाएगी बी की। प्लेटफार्म पे देखा था, अब कुछ देर बाद ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी आगे, तो सी के सापेक्ष बी गति की अवस्था में है, लेकिन ए के सापेक्ष विरामावस्था में है। आप लोग इतना समझ गए होंगे भाई साहब। हम आगे देखेंगे क्या देखना है, अगला टॉपिक हमारा क्या है। किसी वस्तु की गति को परिभाषित करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आए हैं। किसी भी वस्तु की गति को परिभाषित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें निम्न पदों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बच्चों आपका ये क्या होगा, ये हो गया विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण, समय, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम। अब इन पदों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे बच्चा हुआ दूरी, क्या हुई, दूरी तथा विस्थापन की संज्ञा पढ़ेंगे। दूरी तथा विस्थापन, देखिए समझना है, कुछ है नहीं इसमें, नहीं। दूरी कैसे है बच्चों, कभी भी कोई वस्तु जब चलेगी तो क्या होगी, दो स्थितियां होती हैं उसमें। एक, जब यहां से चलना शुरू करेगी उस स्थिति को कहेंगे प्रारंभिक स्थिति, जहां पे अपनी गति को समाप्त करेगी उसे कहेंगे अंतिम स्थिति। जैसे बच्चों मान लीजिए आपका ही घर है, आप क्या कर रहे हैं, घर से आपका होम है या घर कहेंगे,
अब यहां से आप चलना शुरू कर रहे हैं कहां के लिए? अपने कॉलेज के लिए। कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? थोड़ा सही बात, हाँ, यहां पहुंच गए। कहां पे? मान लीजिए प्री स्कूल कहीं जा रहे हैं, जहाँ स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं। कहाँ गए? स्कूल पहुंच गए आप। ये आपकी हो गई। इसे कहेंगे हम, जहां से यात्रा शुरू किए हैं उसे कहेंगे प्रारंभिक स्थिति। क्या कहेंगे? प्रारंभिक स्थिति। क्या कहेंगे? प्रारंभिक स्थिति। इसे कहते हैं इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसे कहते हैं अंतिम स्थिति। इंग्लिश कहते हैं फाइनल पोजीशन। इस तो देखिएगा नहीं, अगर आप यहां से यात्रा करना शुरू किए हैं और इस तरह चल रहे हैं तो इसे इसे क्या कहेंगे? वास्तविक पथ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वास्तविक पथ। क्या कहेंगे? वास्तविक पथ। इसको कहेंगे, हम कहेंगे वास्तविक पथ। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वास्तविक पथ। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, देखिए यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, जो आप यही चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहां चल रहे हैं और यहां पे पहुंच जा रहे हैं, तो यही है आपकी दूरी। तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। और दूरी सदैव धनात्मक होती है। देखिए अब हमको देखना है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम रास्ता, न्यूनतम रास्ता या एकदम न्यूनतम लंबाई ने, जहां से आपको कम से कम चलना पड़े ने, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन। दो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम लंबाई क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम पथ या न्यूनतम पथ को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे बच्चा आप इस तरह चल रहे हैं यहां पहुंचने के लिए, अगर कोई कहे कि किस तरह बहुत कम क्या नाम है, सबसे कम लंबाई से वहां पहुंच सकते हैं, वहां पहुंचने के लिए सबसे कम लंबाई लगेगी, दूरी लगे, तो क्या करेंगे? यहां से इस प्रारंभिक स्थिति से चलेंगे और सीधे चलेंगे, सीधे यहां चलेंगे। कहां चलेंगे? यहां पे। क्या मिलेगा हमको? यहां से अगर हम चलेंगे इसको तो क्या मिलेगा? जब वस्तु प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम पथ को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? न्यूनतम पथ, न्यूनतम पथ या लघुत्तम पथ। लघुत्तम पथ, ऐसे क्या कहते हैं? वास्तविक पथ। समझ गए होंगे? प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य
मध्य लघुत्तम पथ की लंबाई, लघुत्तम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या कहेंगे? और दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में चलते हैं, क्या करते हैं? निश्चित दिशा में। लेकिन दूरी एक निश्चित दिशा में नहीं। दूरी क्या है? दूरी क्या है? अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। इसमें दूरी, इसमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात है। किसमें? इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। इतना जानिए पहले, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब नोट कर लीजिए, दूरी की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। वही था ना, यहां से चल रहे हैं, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, ये अंतिम स्थिति हो गई, ये आपका वास्तविक पथ हो गया। इसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। नोट कर लीजिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब बस वही लघुत्तम पथ लगा देंगे तो और विस्थापन हो जाएगा। अब विस्थापन के बारे में नोट कर लीजिए। अब देखिए विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए थोड़ा कुछ आगे देख लेते हैं। देखिए अगर यहां से आप चलना शुरू किए, यहां जा रहे हैं, फिर यहां से 4 मीटर चल रहे हैं, फिर यहां से 3 मीटर घूम के चल रहे हैं और आपकी स्थिति हो गई, ये हो गई क्या हो गई? सी। यहां से ए से बी चले, फिर यहां से आप दिशा परिवर्तन कर लिए, यहां से सी पॉइंट चले गए। तो आपकी दूरी, आप पूछेगा यहाँ पे दूरी और विस्थापन बताइए, तो कैसे बताएंगे? आप जितना चले हैं उतनी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी? दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर ए प्लस बी, यहां से लेके यहां तक। देखिए बच्चों, यहां से लेके यहां तक देख लीजिए, फिर हम यहां से यहां जोड़ देंगे, बी प्लस सी। तो ए बी का मान कितना है? 4 और बी का मान कितना है हमारा? बी सी का मान कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 7। सब मीटर मान लीजिए, मीटर में है कितना हो गया? इतना। दूरी हमारी कितनी आ गई? 7। लेकिन कभी जब भी विस्थापन आएगा, विस्थापन सदैव दूरी से बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा, ये भी जान लीजिए। अभी देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो अब क्या करेंगे? आप जानते ही क्या मिल जाएगा? समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, नहीं तो विस्थापन, ये हमारा विस्थापन होगा। न्यूनतम दूरी नहीं, शॉर्टकट रास्ता, दो बिंदुओं के मध्य ने, दो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम पथ की लंबाई क्या कहती है? या न्यूनतम पथ की लंबाई या सबसे छोटा रास्ता क्या कहता है? विस्थापन। अब निकालिए। अब जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, तीसरा स्क्वायर करेंगे। अब विस्थापन बराबर क्या करेंगे? इसे करीब कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 9 करीब 25 हो जाएगा। सॉरी, विस्थापन बराबर क्या होगा? आप जानते हैं 25 5 का वर्ग है, कितना जाएगा? 5 मीटर। कितना जाएगा? देख लीजिए, दूरी कितनी है? 7 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन विस्थापन कितना चलेगा? 5 मीटर। तो दूरी, विस्थापन
दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी से हमेशा छोटा होगा, या शून्य भी हो सकता है। जैसे अगर आप सरल रेखी में चलेंगे, सरल रेखी के सीधे सीधे चले, देखिए 2 बिंदु बीच, ये चले 10 मीटर चले, ये क्या है 10 मीटर आप चले, तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये आपकी अंतिम स्थिति है। तो यहां पे विस्थापन और दूरी क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इन दोनों के बीच जो मिलेगा वही विस्थापन होगा, वही दूरी होगी। जैसे अच्छा यहाँ दूरी कितनी होगी, दूरी और विस्थापन 10 मीटर दोनों सेम होंगे, विस्थापन भी वही होगा, विस्थापन क्या होगा हमारा 10 मीटर होगा, दोनों 10 सेम होंगे। अगर अपना रास्ता बदलेंगे तो वहां पे कुछ विस्थापन चेंज होने की होता है। अगर आप यहाँ पे विस्थापन शून्य भी हो सकता है। अगर मान लीजिए इसी रास्ते से आप इधर गए एक बार, फिर पुनः इधर आए, तो क्या हो जाएगा विस्थापन, आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो गई, बराबर हो गई। आप यहां चले, आप यहां से चले, फिर यहां पे आ गए, तो क्या हो गया, आपकी कोई प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बराबर है, तो आपका विस्थापन क्या है, शून्य है। लेकिन दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, दूरी, क्योंकि एक बार 10 मीटर आप चले, फिर 10 मीटर आए, तो कितनी हो जाएगी, 10 + 10 कितना हो जाएगी, 20 मीटर, कितना हो जाएगी 20 मीटर, कितनी हो जाएगी 20 मीटर। इसको याद रखिएगा। अभी हम एक तो बता दे रहे हैं आप लोग को, उसके बारे में फिर हम क्वेश्चन अगले बारे में मिलेंगे। इस बच्चा यही है, एक हमारा वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या हमारी है, सेंटर कहीं मान लेंगे, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 मीटर, कितना हो जाएगी 7 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, इतनी बड़ी। और व्यास क्या मिलेगा हमको, 7 × 7 = 14, समझ नहीं, कई त्रिज्याएं हो सकती है ना, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है ना। मान लीजिए अगर कोई यहां से लेके एक चक्कर लगा रहा, आधा चक्कर लगा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, कोई व्यक्ति यहां से यहां चला, तो उसकी दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा। तो आप बताइए दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं अर्धवृत्त है तो होता है 2πr होता है पूरा, लेकिन जब हम यहाँ आधा चले हैं तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, तो πr हो जाएगा, क्या हो जाएगा πr। तो क्या करेंगे, 22/7 के समान होता है, यहाँ 7 रखेंगे, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, हमारी दूरी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। अगर यहीं पे आपको कहेगा कि कितना होगा विस्थापन, क्या होगा, तो विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या होगा हमारा, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है, जो लंबवत दूरी, देखो यहां से लेके ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, हमारी अंतिम स्थिति हो गई, 7 सेंटीमीटर ये हो गया, पहले 7 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, यहाँ से 7 सेंटीमीटर ही 7 सेंटीमीटर ही, कितना मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा हमको। जानते हैं यहाँ से व्यास, आप जानते हैं जब त्रिज्या है, त्रिज्या के व्यास क्या होता है, दुगना होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आधा चक्कर लगाया था, अगर मान लो पूरा चक्कर लगा दे, तब क्या होगा, पूरा चक्कर लगा दे तो विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी, तो तब देखिए दूरी हमारी होगी 2πr, क्या निकालेंगे 22/7 × 7 करिए, कितना आएगा 44 है, कितनी आएगी 44 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हमारा यहाँ पे पूरा चक्कर लगाएगा, विस्थापन आप प्रारंभिक स्थिति से चले और फिर अंतिम स्थिति, फिर उसी प्रारंभिक स्थिति पे अगर रुके, तो मतलब आपका विस्थापन शून्य, क्या हो गया, विस्थापन शून्य हो गया, आपका विस्थापन शून्य हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, मतलब जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बराबर हो, क्या होता है, विस्थापन शून्य होता है, नहीं जहां से आप चले थे वहीं पे आ जाएंगे, तो क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, पूरा जुड़ेगी नहीं,
आज हम लोग देखे गति किसे कहते हैं, गति का हमारा चैप्टर था। आज हम लोग देखे दूरी और विस्थापन। आगे हम और टॉपिक चर्चा करेंगे, जैसे चाल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।